नमस्कार। प्रश्नकाल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिबिंब शर्मा। प्रश्नकाल के आज के एपिसोड में बात बीते मॉनसून सत्र के दौरान 27 जुलाई को पूछे गए प्रश्नों और मंत्रालय की ओर से दिए गए उनके उत्तरों की। राज्यसभा में इस दिन प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्रश्न सांसद धीरज प्रसाद साहू ने पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने जानना चाहा कि क्या भारत अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना बना रहा है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और क्या प्रगति हुई है? क्या भारत अपने स्वयं के अंतरिक्ष स्टेशन की योजना बना रहा है? यदि हां, तो उसका विवरण साझा करें। भारत कब तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की उम्मीद कर रहा है? प्रश्न का जवाब मंत्रालय की ओर से दिया गया और जानकारी में कहा गया कि भारत ने विभिन्न प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान शुरू किया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन सहित मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक बिल्डिंग ब्लॉक है। साथ ही जानकारी दी गई कि इन प्रौद्योगिकियों में मानव रेटेड लॉन्च वाहन, क्रू मॉड्यूल, पर्यावरण नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली, क्रू एस्केप सिस्टम शामिल हैं। साथ ही मिशन स्थल और डॉकिंग और रहने योग्य मॉड्यूल सहित अंतरिक्ष में निरंतर उपस्थिति के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए प्रारंभिक अध्ययन भी किए गए हैं। जवाब में आगे बताया गया कि गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। गगनयान मिशन के पूरा होने से देश भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित निरंतर मानव अंतरिक्ष उड़ान के करीब आ जाएगा। आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास के साथ साथ लंबी अवधि के प्रवास के लिए अनुवर्ती मिशन शुरू किए जाएंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पर्यटन मंत्रालय से स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के बारे में प्रश्न पूछा गया। प्रश्न सांसद एरड़ कडाडी ने पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने जानना चाहा कि क्या सरकार की ओर से स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत चयनित शहरों का विवरण क्या है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत कितने विषयगत यानी कि थीम से संबंधित सर्किट पूरे हो चुके हैं और जो पूरे हो चुके हैं उनका विवरण साझा करें। साथ ही सांसद ने जानना चाहा कि क्या सरकार ने स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार गरीबों को लाभ पहुंचाने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को पर्यटन सर्किट में शामिल किया है? यदि किया है तो उसका विवरण क्या है? सवाल के माध्यम से सांसद ने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास कर्नाटक में कितने ग्रामीण क्षेत्रों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है, इसका विवरण है? यदि है तो उसका विवरण क्या है? प्रश्न के जवाब में पर्यटन मंत्रालय ने जानकारी उपलब्ध करवाई। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों के अनुभवों को बेहतर बनाने, समुदाय आधारित विकास और गरीबोन्मुख पर्यटन दृष्टिकोण अपनाने, पर्यटन के महत्व के संबंध में स्थानीय समुदायों में जागरूकता पैदा करने, क्षेत्र का समग्र विकास करने आदि के उद्देश्य से राज्य सरकारों, संघ, राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की। इस योजना के तहत मंत्रालय ने विभिन्न पहचाने गए विषयों के तहत देश में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें से 63 परियोजनाओं के भौतिक रूप से पूरे होने की सूचना है। परियोजना के लिए कुल स्वीकृत राशि 5303.64 करोड़ है। इसमें से जारी राशि 4783.53 करोड़ और व्यय की जा चुकी कुल राशि 4615.38 करोड़ है। साथ ही जवाब में बताया गया कि पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना की ग्रामीण सर्किट थीम के तहत क्रमशः बिहार और केरल राज्यों में 2 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह भी जानकारी दी गई कि टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के रूप में नया रूप दिया गया है। मंत्रालय ने देश में इस योजना के तहत विकास के लिए 55 गंतव्यों की पहचान की है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक में विकास के लिए हम्पी और मैसूरू को
गंतव्य के रूप में पहचाना है। मंत्रालय के अनुसार पर्यटन मंत्रालय तीर्थ स्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान यानी कि प्रसाद योजना के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए योजना दिशा निर्देशों के अनुपालन, निधियों की उपलब्धता आदि की शर्त पर राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके परामर्श से वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में 45.71 करोड़ रुपए की राशि से श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर मैसूर में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास को मंजूरी दी है। राज्यसभा में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से सांसद पीटी उषा ने खेलो इंडिया के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने पूछा, खेलो इंडिया परियोजना के कार्यान्वयन के बाद से देश में खेलों के विकास और खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए निवेश का विवरण क्या है। साथ ही सांसद ने पूछा कि अब तक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत आवंटित धन का विवरण और उन परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति जो पूरी हो चुकी है और पूरी होने के विभिन्न चरण में है। सांसद ने विशेष तौर पर खेलो इंडिया पहल के माध्यम से केरल में पूरी की गई ऐसी परियोजनाओं का विवरण मांगा। साथ ही पूछा कि केरल राज्य में पूरी हो चुकी और पूरी होने के विभिन्न चरणों में चल रही खेलो इंडिया परियोजनाओं का जिलावार विवरण और किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है। प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्रालय ने जानकारी दी, खेल राज्य का विषय होने के कारण खेल क्षेत्र में निवेश लाने और देश में खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ाने सहित खेलों के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है। साथ ही जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार केवल राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति करती है। हालांकि खेलो इंडिया योजना के घटक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन के तहत मंत्रालय ने केरल राज्य सहित देश भर में विभिन्न श्रेणियों की 297 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस मंत्रालय में धनराशि राज्यवार नहीं बल्कि योजनावार आवंटित की जाती है। खेलो इंडिया योजना के तहत स्वीकृत खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विवरण वर्तमान स्थिति के साथ केरल राज्य सहित देश भर में परियोजना वार जानकारी MDSD खेलोइंडिया.gov पर उपलब्ध है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद हरनाथ सिंह यादव ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ने असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की सुविधा दी है। यदि दी है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। ई-श्रम पोर्टल पर अब तक पंजीकृत श्रमिकों की संख्या क्या है और ई-श्रम पोर्टल पर किए गए उपरोक्त पंजीकरण में से पुरुष एवं महिला लाभार्थी श्रमिकों का प्रतिशत कितना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सत्यापित और आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान करके उनका पंजीकरण करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। साथ ही जानकारी दी गई कि ई-श्रम पोर्टल सुचारू पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्व पंजीकरण के साथ साथ सहायक मोड पंजीकरण के माध्यम से पंजीकरण के कई तरीके प्रदान करता है। स्व पंजीकरण में ई-श्रम पोर्टल और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस यानी कि उमंग मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण शामिल है। साथ ही इसमें सहायक मोड पंजीकरण में सामान्य सेवा केंद्र और राज्य सेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण शामिल है। 18 जुलाई 2023 तक 28.96 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। उपरोक्त पंजीकरणों में से 47.23% श्रमिक पुरुष हैं
और 52.77% श्रमिक महिलाएं हैं। लोकसभा में 27 जुलाई को प्रश्नकाल के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से राजस्थान में कार्यरत एमएसएमई से संबंधित प्रश्न पूछा गया। प्रश्न के माध्यम से सांसद ने जानना चाहा कि वर्तमान में राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर में कार्यरत और कार्यशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमई की संख्या कितनी है। क्या इन उद्यमों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस संबंध में सरकार की ओर से क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? प्रश्न का उत्तर देते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने जानकारी उपलब्ध करवाई कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 14,749 एमएसएमई और डूंगरपुर जिले में 12,745 एमएसएमई है, जो उद्यम पंजीकरण पोर्टल के अनुसार 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2023 तक काम कर रहे हैं और पंजीकृत या वर्गीकृत हैं। साथ ही मंत्रालय ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों सहित देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समग्र विकास और प्रचार के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। एमएसएमई मंत्रालय की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, जहां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वार धन आवंटित नहीं किया जाता। राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों में मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के तहत लाभान्वित उद्यमों का विवरण इस तरह है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बांसवाड़ा जिले में 198 इकाइयों को 408.97 लाख रुपए की मार्जिन मनी वितरण कर सहायता प्रदान की गई है और डूंगरपुर जिले में 130 इकाइयों को 442.38 लाख रुपए की मार्जिन मनी वितरण के माध्यम से सहायता के तौर पर दी गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2022-23 तक बांसवाड़ा जिले में 68.93 करोड़ रुपए की राशि की 2,317 गारंटियां और डूंगरपुर जिले में 48.59 करोड़ रुपए की राशि की 1,749 गारंटियां अनुमोदित की गई हैं। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत मई 2020 में शुरुआत से 31 मार्च 2023 तक बांसवाड़ा जिले में 88.29 करोड़ रुपए की 47,263 गारंटी स्वीकृत की गई है। वहीं डूंगरपुर जिले में 67.71 करोड़ रुपए की 35,224 गारंटी स्वीकृत की गई है। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में सांसद रमेश बिंद ने जल शक्ति मंत्रालय से परंपरागत जल निकायों के कार्यकलाप से संबंधित प्रश्न पूछा। सांसद ने जानना चाहा प्रश्न के माध्यम से पिछले 3 वर्षों के दौरान तो उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से जिलेवार पुनर्जीवित किए गए पारंपरिक जल निकायों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प के लिए कोई धनराशि आवंटित की है? यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? सवाल के उत्तर में मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि जल राज्य का विषय होने के कारण जल निकायों का पुनरुद्धार करना उत्तर प्रदेश सहित संबंधित राज्य सरकार का काम है। अपने अपने राज्य के विभिन्न जिलों में अलग अलग वर्षों में किए गए ऐसे कार्यों की संख्या का विवरण भी राज्य सरकारों द्वारा स्वयं रखा जाता है। हालांकि राज्य सरकारों के प्रयासों से पूरक के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ उपाय भी किए गए हैं। भारत सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेती को पानी के घटक जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। पिछले 3 वर्षों के दौरान योजना के तहत वित्त पोषण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जल निकाय के कायाकल्प का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जल शक्ति अभियान के तहत भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए केंद्रीय हस्तक्षेपों में अन्य बातों के साथ साथ पारंपरिक और अन्य जल निकायों, टैंकों
का नवीनीकरण, गणना, जियो टैगिंग और सभी जल निकायों की सूची बनाना, टैंकों के अतिक्रमण को हटाना, झीलें और टैंकों से गाद निकालना शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सार्वजनिक भवन में भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम और छत के शीर्ष वर्षा जल संचयन संरचनाओं जैसे भूजल को बढ़ाने और सुधारने के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं से संबंधित कार्यों का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के लिए 5040 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर, MGNREGS आदि के तहत पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लोकसभा में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सांसद राम्या हरिदास ने चल रही नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से उन्होंने जानना चाहा कि देश में चल रही नई और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का राज्य और केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण क्या है। देश भर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा कितनी है। साथ ही क्या सरकार उद्योगों और सरकारी संगठनों को उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखती है? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। प्रश्न के उत्तर में मंत्रालय की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाई। देश में अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी क्षेत्र के डेवलपर्स द्वारा स्थापित की जा रही है। निजी क्षेत्र के डेवलपर्स नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, भूमि और बिजली निकासी, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और कुछ अन्य कारकों के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करते हैं। COP26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावाट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही जानकारी दी गई कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश भर में वर्ष 2022-23 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बड़े हाइड्रो सहित 365.60 बिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न की गई है। भारत सरकार ऐसे कई उपायों को लागू कर रही है जो अन्य बातों के साथ साथ उद्योगों और सरकारी संगठनों को उनकी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से सांसद विद्युत बरन महतो ने पक्के घरों के निर्माण से संबंधित प्रश्न पूछा। प्रश्न के माध्यम से पूछा गया कि क्या सरकार ने देश में शहरी गरीबों के लिए पक्के मकान बनाने का कोई लक्ष्य रखा है, यदि रखा है तो उसका ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा अब तक बनाए गए घरों की कुल संख्या और शेष घर कब तक बनने की संभावना है। क्या सरकार ने ऐसे मकानों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की है, यदि की है तो उसका विवरण क्या है। शहरी गरीबों के लिए बनाए गए मकानों पर अब तक कितने का कुल खर्चा हुआ है, उसका विवरण क्या है। क्या सरकार ने देश में गरीबों के लिए पक्के मकानों के निर्माण को लेकर कोई भविष्य की कार्य योजना भी तैयार की है, यदि की है तो उसका ब्यौरा क्या है। जीवन स्तर में सुधार लाने और शहरी गरीबों को गरीबी रेखा से नीचे लाने के लिए यदि कि बाहर लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए या किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है। मंत्रालय की ओर से जानकारी उपलब्ध करवाई गई कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर प्रदान करने के लिए 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लागू कर रहा है। साथ ही योजना को 4 वर्टिकल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, अर्थात लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास, इन सीटू स्लम पुनर्विकास और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना दिशा निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंडों के आधार पर।
PMAYU एक मांग आधारित योजना है और सरकार ने घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। 10 जुलाई 2023 तक 1.12 करोड़ घरों की वैध मांग के मुकाबले में 118.90 लाख घरों को PMAYU के तहत मंजूरी दी गई है, जिनमें से 112.22 लाख का निर्माण शुरू हो चुका है। 75.31 लाख पूरे भी हो चुके हैं और लाभार्थियों को वितरित कर दिए गए हैं। योजना की अवधि जो पहले 31 मार्च 2022 तक थी, अब फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना स्वीकृत सभी घरों को पूरा करने के लिए योजना के CLSS वर्टिकल को छोड़कर 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। तदनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी स्वीकृत घरों को पूरा करने में तेजी लाने की सलाह दी गई है। PMAYU के तहत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को 1.47 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। यह मंत्रालय अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमृत और स्वच्छ भारत मिशन शहरी को भी लागू कर रहा है। अमृत के तहत मुख्य प्राथमिकता पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध करवाना है। SBMU का लक्ष्य शौचालयों के निर्माण के माध्यम से खुले में शौच को खत्म करना और नगर पालिका ठोस कचरे का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। PMAYU योजना दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध है कि वो शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और उत्थान के लिए PMAYU योजना के तहत शुरू की गई या की जाने वाली आवास परियोजनाओं में नागरिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित सभी प्रासंगिक योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करें। प्रश्नकाल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।